समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिस पर कई बड़े सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। लगातार विदेशी मीडिया के साथ साथ बड़े जो संस्थान होते हैं, जैसे यूनेस्को की रिपोर्ट आप देख लीजिए, अन्य संस्थानों की रिपोर्ट देख लीजिए, तो इन फैसलों का कई बार पोल खुल चुका है और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल उत्पन्न हो चुकी हैं। इसी के बीच में एक और डिसीजन लिया गया है। अगर ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में वायरल हो रही है, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सत्यता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था और ज़्यादा गर्त में जा सकती है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस नोटिस में, हालांकि इसका कोई भी अभी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में, तो अगर ये चीज़ें लागू हो जाए तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया, भारत सरकार द्वारा विद्यालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील एवं वायबल बनाने की दिशा में यह अपेक्षा की गई है कि कम नामांकन वाले विद्यालयों का निकटस्थ अन्य विद्यालयों में सम्मिलन यानी कि कंसोलिडेशन किए जाने की संभावना ज्ञात कर ली जाए। ऐसे विद्यालय जहां पर 50 से कम रजिस्ट्रेशन है बच्चों का, उन विद्यालयों को बंद करके बगल के दूसरे विद्यालय में उनको मर्ज करने की बात चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक विद्यालय के लिए एक पेज की टिप्पणी तैयार किया जाए और इस प्रकार ऐसे सभी विद्यालयों के बारे में जनपद की पुस्तिका तैयार कर दिनांक 10 अगस्त 2024 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्यता उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। अब यहाँ पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई थी, अगर आपको ज्ञात हो कि ऐसे विद्यालय जिसमें 30 से कम रजिस्ट्रेशन थे, उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया पास के दूसरे विद्यालय में और वो विद्यालय बंद कर दिया गया। साथ ही साथ वहाँ के जो टीचर्स थे उनका ट्रांसफर दूसरे विद्यालय में किया गया। दूसरा, अगर आप नीति देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो एक ही परिसर में अगर परिषदीय प्राथमिक, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे थे तो उन दोनों विद्यालयों को आपस में मर्ज कर दिया गया। ये दोनों डिसीजन आपको याद होगा, जिसकी वजह से पीएबी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि 1 लाख समथिंग थाउजेंड जो टीचर्स थे उनके पद स्वतः ही समाप्त हो गए। इसके अलावा अभी हाल ही में मैंने एक कवर भी किया था, अगर आपको ज्ञात हो न्यूज को, तो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे विद्यालय जो कि एक ही परिसर में परिषदीय प्राथमिक, परिषदीय उच्च प्राथमिक और हाई स्कूल के विद्यालय हैं, तो उन सभी को आपस में मर्ज करने की बात चल रही थी और इसके लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा के लगभग 4-5 विद्यालयों को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। मतलब सभी राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ से जब विद्यालय मर्ज होंगे तो परिषदीय प्राथमिक, परिषदीय उच्च प्राथमिक और हाई स्कूल तक के जो विद्यालय होंगे उन सबका प्रिंसिपल कॉमन बना दिया जाएगा और यहाँ से प्राइमरी का जो प्रिंसिपल का पोस्ट होगा वो अपर प्राइमरी के रैंक के बराबर होता है, तो प्राइमरी का प्रिंसिपल का जो पद है वो एक तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से प्रिंसिपल का जो पोस्ट था वो अपर प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर बन जाएगा। तो मतलब बिना किसी हायरिंग के अगर आप देखें तो अपर प्राइमरी का एक पोस्ट जो था वो खत्म हो गया, प्रिंसिपल का एक पोस्ट स्वतः ही खत्म हो गया जिसे दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन चूंकि मर्ज हो गया इसलिए अब कॉमन प्रिंसिपल ही होगा। तो इस प्रकार की चीज़ों की वजह से लगातार शिक्षकों के स्वीकृत पद में कमी आ रही है और अगर इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं तो इससे बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है उत्तर प्रदेश में और देश भर में भारत सरकार इस प्रकार के एक तरीके से क्या संभावनाएं हैं इसकी तलाश करने के लिए, अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के जो समय समय पर यूनेस्को की रिपोर्ट आती है या फिर संस्थाओं के रिपोर्ट आते हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था लगातार इसका स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्हीं सभी चीज़ों का मेन रीजन होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पेज नंबर 10 पर अगर आप जाएंगे, ये आपको जो शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से ये प्राप्त हो जाएगा। इसके पेज नंबर 10 पर आप जाएंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि प्राइमरी में जो प्यूपिल टीचर रेशियो होगा वो 30:1 का होगा, लेकिन ऐसे विद्यालय जो कि सोशियो इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए हैं, जो कि मुख्य धारा में वहाँ के बच्चे अभी नहीं आए हुए हैं, वहाँ पर टीचर का जो रेशियो होगा वो 25:1 का होना चाहिए, यानी 25 बच्चे पर ही एक टीचर होना चाहिए। यानी इसकी वजह से टीचर्स की और ज़्यादा हायरिंग होनी चाहिए और इसका जस्ट उलट हो रहा है, यानी कि शिक्षकों के पद धीरे धीरे स्वतः समाप्त होते चले जा रहे हैं, जबकि शिक्षा नीति ये कहती है कि आपको शिक्षकों के पद को बढ़ाना चाहिए, 25 छात्रों पर ही एक टीचर को हायर करना चाहिए, जहां पर पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है या फिर वहां के बच्चे सोशियो और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अगर बजट की बात करें जो शिक्षा पर खर्च किया जाता है राज्य स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर, उसको देख करके आपको हंसी आएगी।
अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द पॉलिसी कमिट्स टू सिग्निफिकेंटली रेजिंग एजुकेशन इन्वेस्टमेंट एज देयर इज नो बेटर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड अ सोसाइटी फ्यूचर देन द हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ आवर यंग पीपल। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से अच्छा ये है कि शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि यह सोसाइटी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया हैज़ नॉट कम क्लोजर टू द रिकमेंडेशन लेवल ऑफ 6% ऑफ जीडीपी। रिकमेंड ये किया जाता है कि 6% आपको टोटल जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए। ये 1986 जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बातें मेंशन की गई है, लेकिन हम कितना खर्च कर रहे हैं इस समय? लगभग 4.43% टोटल जीडीपी का खर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें, अभी जो केंद्र में वर्तमान की सरकार है और जो पहले की सरकार थी, उनके द्वारा जो शिक्षा पर बजट खर्च किया जाता था उसमें कितने का डिफरेंस है, तो ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अभी की जो वर्तमान सरकार है वो पहले की जो सरकार खर्च करती थी उसमें भी लगभग 1.4% बजट का कम कर दिया गया है। जबकि अभी जो आइडियल जो एक तरीके से रिकमेंड किया गया वो 6% किया गया। पहले की सरकार भी 6% नहीं करती थी, और उसमें भी अब जो पहले किया जाता था 4%, 4.5%, उसमें भी कमी कर दिया गया है। अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2004 में कितना बजट पर खर्च किया जाता था, ये पूरा रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। और ये देख सकते हैं, ये यूपीए का जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, यानी पहले की सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता था। आप देख पा रहे होंगे लगभग 4, 4.5, 4.25, 5 के आसपास यहाँ पर रिपोर्ट दिख रहा होगा। और औसत जो है इनका खर्च था वो 4.2% था। और अभी की जो वर्तमान सरकार है 2014 से अगर आप देखेंगे तो इनका आप देख सकते हैं प्रत्येक साल बजट का कितना खर्च किया गया है, टोटल बजट का एजुकेशन पर कितना खर्च किया गया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2.82% यहाँ पर दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत बातें यहाँ पर लिखी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। और इसमें से कोई भी अगर आप देखेंगे तो समय से प्रक्रिया नहीं चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बातें कही गई हैं कि जो प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं उसमें एटलीस्ट आप साफ पीने की पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वच्छ हवा के खुलेदार कमरे बनाने की व्यवस्था और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की बात की गई है, जो कि समस्याओं को खत्म करने के बजाय उन विद्यालयों को ही खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है जहां पर एडमिशन नहीं हो पा रहे। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई पेरेंट अपने बच्चों को क्यों भेजेगा जहां पर ना तो क्लास है बैठने के लिए, जहां पर ना ढंग के पानी पीने की व्यवस्था है, जहां पर टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है। इन सभी जगह पर अपने बच्चे को कोई पेरेंट क्यों भेजेगा? वो भले एक रोटी कम खा लेगा, लेकिन अपने बच्चे को थोड़ा सा पैसा खर्च करके वो प्राइवेट स्कूल में भेजना ज़्यादा उचित समझता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दूर दराज के इलाकों में जहां पर शिक्षक नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए सरकारी आवास भी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। सरकारी आवास तो छोड़िए, वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तक अवेलेबल नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है, जबकि बजट यहाँ पर कम कर दिया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई थी, आप देख पा रहे होंगे, न्याय पंचायत स्तर पर 12वीं तक बनेंगे वर्ल्ड क्लास स्कूल। और यहाँ पर कहा गया था कि जो गांव के स्कूल हैं उनको एक तरीके से डिस्करेज करके और न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बात की जा रही है। ये उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हमारे रेलवे की व्यवस्था, ट्रेन की जो व्यवस्था है वो आप देख पा रहे होंगे कितनी भयावह। आजकल तो बहुत ज़्यादा पटरी से उतरने जैसी खबरें आ रही हैं। उनको व्यवस्था को सुधारने के बजाय हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन पर अब चढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से सपने आपको दिखाए गए थे, याद करिए। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा, 100 स्मार्ट सिटी को आपको सपने दिखाए गए थे। ऐसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। उन सभी सपनों की आज हकीकत क्या है शायद कोई पूछता भी नहीं है। कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख समथिंग थाउजेंड्स जो टीचर्स के स्वीकृत पद समाप्त हुए हैं। अगर ये सारी व्यवस्था लागू कर दिया जाए तो भविष्य में जो अभी विधानसभा में अगर आप देखें कि 85,000 पद खाली होने की बात कही जा रही है, अगर अगले साल तक ये 85,000 पद को अगर जीरो बताया जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब विद्यालय बंद होंगे, विद्यालय जब मर्ज होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ के सभी बच्चे दूसरे विद्यालय में तो नहीं जाएंगे, ये तो गारंटी है। और जब नहीं जाएंगे तो विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात और कम होगा, और छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है वो होती है और उनके पद सृजित किए जाते हैं। जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो पद जो हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होते चले जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का निश्चित तौर पर
शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए। अगर आप देखें तो बजट बहुत कम कर दिया गया है और बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सरकारी विद्यालयों की बात करें तो वो कतई भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि सरकारी विद्यालयों को उनके हालत पर छोड़ दिया गया है। केवल आरटी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुफ्त एवं अनिवार्य के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन की बात होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इन सभी बातों को लेकर के निश्चित तौर पर फिर से विचार करने की जरूरत है कि क्या अगर 50 से कम बच्चे हैं तो उस विद्यालय को मर्ज किया जाए, या फिर उस पर बच्चों की संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और बच्चे की संख्या कब बढ़ेगी? जब आप वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दिखाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन कब आएगा? आप वर्ल्ड क्लास टीचर भले हायर कर दीजिए, लेकिन जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे, बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी, उचित बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, क्लासेज नहीं होंगे, तो इन सब के बगैर कोई भी बच्चा शायद ही एडमिशन ले। तो इन सभी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। और लाखों की संख्या में जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन के मन में इस प्रकार की खबरों को सुनकर के और ज़्यादा नेगेटिविटी आती है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि जब छात्र ही नहीं स्कूल पहुंच रहे हैं तो विद्यालय में टीचर आने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। भले ही हम कितना भी अस्वीकार कर ले, भले ही राज्य सरकार कितना भी कह ले कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, भले ही संसद में कुछ भी कहा जाए, भले ही विधानसभा में कुछ भी कहा जाए, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। आप एक मीडिया रिपोर्ट देखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। हम इस वक्त लखनऊ के बादशाह खेड़ा स्कूल में खड़े हैं। एकमात्र शिक्षा मित्र यहाँ हैं जो 145 बच्चों को संभालती हैं और सभी का क्लास एक ही कमरे में चलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये आप देखिए कि सारे बच्चे 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं वो सब एक ही साथ बैठते हैं। एकमात्र मैडम हैं जो सभी को पढ़ाती हैं। आप समझते हैं कितनी बड़ी चुनौती होगी है।